अच्छा से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग व्याधियों में अलग अलग औषधि कल्पनाओं का मैं प्रयोग बताऊंगा और उसका कार्य कारण भाव भी बताऊंगा। क्योंकि मैं हमें ऐसा सिखाया गया है कि कोई भी मेडिसिन जब हम देते हैं तो उसका कुछ कुछ कार्य कारण भाव रहता है। वह मेडिसिन क्यों दिया जा रहा है, हर मेडिसिन का रस वीर्य विपाक कर्म प्रभाव इस हिसाब से कुछ न कुछ महत्व रहता है, जिसको एलोपैथी की भाषा में फार्मेकोकाइनेटिक्स या फार्मेकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो मेडिसिन किस तरह से काम करती है, जिस तरह से एलोपैथी के ड्रग्स का फार्मेकोकाइनेटिक्स फार्मेकोडायनेमिक्स होता है, उसी तरह से आयुर्वेद का भी होता है। आयुर्वेद जो है वो त्रिदोष सिद्धांत, पंच महाभौतिक सिद्धांत, इन सब पे काम करता है। सामान्य विशेष सिद्धांत इस पे काम करता है। और हर अवयव की उत्पत्ति का इन्होंने बताया है कि किससे कौन सा अवयव बना है। जब हम शारीरिक स्थान पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता का, तो जैसे कि फुफ्फुस का बताया है कि रक्त फेन समुद्भव, रक्त और फेन के रक्त के फेन से फुफ्फुस बना है। उसी तरह से मतलब ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, मैं उतना विस्तार से नहीं जाऊंगा। रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क वृक्क बना है। उसके बाद में स्त्रोतस की कल्पना की है। तो स्त्रोतसों का मूल स्थान क्या है, ये सब जो बताया है आयुर्वेद में, उस हिसाब से कौन से अवयव पे कौन से स्त्रोतस पे और दोष दूष समूर्छना होगी तो कौन सी व्याधि प्रतिनिक कौन सी दवाइयाँ रहती हैं, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। और आप सब लोग ना प्रैक्टिशनर हैं, आप सब लोग ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप सब लोग को मालूम ही है। मैं वही चीज को अच्छे से आप लोग की तरफ मतलब ये मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मेरे सर जी ने मुझे सिखाया है। तो हमारे पास ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो एक ही व्याधि से रिलेटेड नहीं होगा। बहुत सारी व्याधियों में बहुत सारी मेडिसिन का कल्पना, इनका प्रयोग किस तरह से करें, युक्ति प्रयोग करें, यह मैं बताऊंगा। और क्यों करें उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। हमारे पास पेशेंट आजकल बहुत सारे आ रहे हैं जिनको वेरिकोज वेन्स है, जिसको हम सिरा व्यास ऐसे बोलते हैं। सिराओं में व्यास हो जाता है, डायलेटेड जो वेन्स होती हैं ऐसे हमें दिखता है। पैरों में ज्यादातर दिखता है। कभी कभी वो वेरिकोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पे गांठे गांठे पड़ जाती है। तो एलोपैथी में तो उसका परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी में सर्जरी करते हैं और वो कोई तो ऐसे डालते हैं, ऐसे वायर टाइप डालते हैं और उससे चिपकाने का कोशिश करते हैं, या क्रैप बैंडेज बांधते हैं, पैर ऊपर उठाते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गया तो वो सर्जरी से करेक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्योर नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम लोग जो ये सिराएं कंडरा ये किस तरह से बनी है, ये शारीर उनका एनाटॉमी समझ के और जब चिकित्सा करते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। तो मैं वेरिकोज वेन्स पे मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब में, वो आप लोग देखिएगा। उसी को हम रिवाइज करेंगे, हम लोग बार बार वही वही चीज पढ़ेंगे, वही वही चीजों का पेशेंट में भी अभ्यास करेंगे। कर्माभ्यास जितना होगा उतना हमें और मतलब हम लोग परफेक्ट होते जाएंगे। तो अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि, ऐसा जब बोलते हैं ना कि अभ्यास करने से एक दृष्टि प्राप्त होती है, तो ये कौन बोला है, ये कृष्ण भगवान बोले हैं भगवत गीता में। तो अभ्यास तो करते रहना चाहिए। और दूसरा कृष्ण भगवान ने क्या बोला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आयुर्वेद में आप लोगों को श्रद्धा नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए जब बार बार बोलते हैं आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादर, आयुर्वेद के उपदेशों पे परम आदर रखें, तब आयुर्वेद आपको खुद बताता है। और वो किस तरह से बताता है आपको भी पता नहीं चलता, सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे, समुद्र के किनारे खड़े होकर देखेंगे कि मैं समुद्र कैसे पार कर पाऊंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। इसी तरह से आयुर्वेद के समुद्र में उतरिए, आप देखिए, पढ़िए। आज हमारे आयुष दर्पण की टीम में आप देखेंगे इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं जो मर्म और नाड़ी पढ़ाते हैं। वैद्य शिल्पा यर्मे मैम है, वो इतना अच्छा स्त्री परिचर्या पे इतना अच्छा लेक्चर्स लेती है, प्रकृति पे लेती हैं। तो क्यों हम लोग इतना मेहनत करते हैं। और सुबह हमारा जो लेक्चर होता है माधव निदान का, उसमें माधव निदान का एक श्लोक पे 1 घंटा चर्चा होती है। एक एक श्लोक का टीका पढ़ा जाता है, फिर चर्चा होती है, सारे वैद्य लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन निकलता है। और केवल हम थेरोटिकल ही नहीं करते, हम प्रैक्टिकल चीजें बातें करते हैं कि इसमें ये रिजल्ट आया, इसमें ये नहीं आया, इसमें ऐसा करना चाहिए, इसमें ऐसा करना चाहिए। उसी तरह से अष्टांग हृदय का 7 से 8 बजे मॉर्निंग में क्लास होती है, तो उसमें एक एक श्लोक और उसका अरुंधत जी की सर्वांग सुंदर व्याख्या और हिमाद्री जी की आयुर्वेद रसायन टीका ऐसा पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद में एनालिसिस करके फिर हम लोग प्रैक्टिकली उसका क्या अप्लाइड एस्पेक्ट है वह चर्चा करते हैं। और उसके बाद में शाम को मेरा एक लेक्चर होता है और उसके बाद में क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन रात को होता है। तो इंटरेक्टिव सेशन में सारे वैद्य लोग आते हैं और सब लोग एक दूसरे का जो भी केस में दिन भर में जो केसेस देखे उस पर चर्चा होती है।
इतना मजा आता है, इससे एक दूसरे से सीख के और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। क्योंकि हर पेशेंट अलग चीजें रहती है, हर सिटी में अलग तरह के पेशेंट होते हैं, हर तरह का अनुभव अलग होता है, और उसका जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे हमें वो पता नहीं चलेगा। अगर अभी मैं जैसे वेरिकोज वेन्स बता रहा हूँ, और कोई नया वैद्य है, उसने कभी वेरिकोज वेन्स का सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है कि इसका क्या इलाज है, तो जब वो नया प्रैक्टिस करने बैठेगा क्लिनिक में और उसके पास वेरिकोज वेन्स के पेशेंट आ गए, और उसने कॉलेज में भी नहीं सुना है, कभी किसी ने सीनियर ने भी बताया नहीं है, किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया, और फिर उसके पास ऐसा प्रश्न आएगा कि क्या करे, तो फिर उसको रेफरल ही करना पड़ेगा, रेफर कर दो बड़े हॉस्पिटल में, मेरे पास तो इलाज ही नहीं है इसका। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग ना अलग अलग व्याधियों पे अलग अलग मेडिसिन का चर्चा करते हैं, कम से कम कान में तो वो शब्द आता है, दिमाग में रहता है, फिर जब पेशेंट देखते हैं तो वो एकदम क्लिक हो जाता है कि हाँ ये हमने सुना था, ऐसा देखा था। तो इसीलिए चर्चा होना बहुत जरूरी है। और ऐसा बोला जाता है वैद्य समूहो संशय नाश कराणम, मतलब वैद्य समूह जो है संशय का नाश करने में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वैद्य का समूह, और ऐसा बोलते हैं कि संभाषा बुद्धि वर्धनम श्रेष्ठ, संभाषा जो है वो बुद्धि बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नए नए आइडिया मिलते हैं। किताब का ज्ञान तो आप्तवचन है, वो तो श्रेष्ठ है ही। हमारे प्रमाण में ऐसा बोला है कि आप्तोपदेश का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व रहता है, अनुमान का रहता है, युक्ति का रहता है, हर चीज को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है। तो इसीलिए बहुत चीज सुनना चाहिए, बहुत चीज करना चाहिए, और हम कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि आज के ज़माने में मेडिकल लीगल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारा पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं तो विश्वास से आते हैं, तो हमें सक्सेसफुल होना है। हमें ना कभी भी जो रेस लगी है, कंपटीशन, एलोपैथी के डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स, उनके में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कभी भी पीछे ना रह जाएं और आगे बढ़ने का कोशिश करें। हम अपने पैथी से आगे बढ़ेंगे, हम अपनी दवाइयों से आगे बढ़ेंगे, हम अपने सिद्धांत से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं अपने पैथी को और अच्छा मजबूत करने के लिए ये रोज चर्चा करने के लिए आता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ इसमें। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आया बैठ गया और कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं, मेरा इसमें मेहनत रहता है, और मैं वही चीजें बताता हूँ जो प्रैक्टिकली प्रूवन है। मैंने देखा है 20 साल के प्रैक्टिस में, अपने सर के क्लिनिक में 12 साल देखा है, तो इतना देखने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो जैसे वेरिकोज वेन्स के पेशेंट जब आते हैं तो हम लोग को नित्यानंद रस इसका प्रयोग करना चाहिए। नित्यानंद रस जो है वो यकृत पे कार्य करने वाली दवाई है, यकृत का शुद्धि करता है, और यकृत को बोला जाता है कि रक्तव स्रोतस का मूल स्थान है। तो अगर मूल स्थान को अच्छा कर दिया तो अपने ब्लड अच्छा, मतलब पूरा रक्त धातु अच्छा बनेगा, और वे पूरा रक्तव स्रोतस को अच्छा कर देगा। तो वेरिकोस वेन्स में शुद्ध रक्त का जब प्रवाह होने लगेगा नित्यानंद रस से, क्योंकि रक्त का प्रसादन करता है, रक्तगत जितने भी आम दोष है, रक्त की दुष्टि है, सबको ये पचा देता है। इसलिए इसका नाम, और इसका नाम ये नित्य आनंद रस, नित्य ये खुशी देता है, रक्त का प्रसादन करेगा तो मन को भी प्रसन्नता होगी, पूरा शरीर को भी आनंद देता है। इसलिए नित्यानंद रस का प्रयोग जब हम करते हैं तो यकृत का कार्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग आरोग्य वर्धनी बट्टी इसका प्रयोग करते हैं, तो यह रक्त का प्रसादन करता है, इस प्रयोजन से करते हैं, और यह यकृत पे भी कार्य करता है, सार किट्ट विभजन को भी अच्छा करता है। और दूसरा ऐसा हम लोग देखते हैं तो कंडरा और सिरा पे आरोग्य वर्धनी का कार्य बहुत अच्छा होता है। हम लोग जब शारीर पढ़ते हैं चरक से सुश्रुत संहिता में, तो ऐसा बताया है कि सिराएं जो बनी हैं अपनी बॉडी में, जितने भी आर्टरीज और वेन्स बने हैं वो कैसे बने हैं, तो रक्त के मृदु पाक से बने हैं। रक्त जब मतलब शरीर जब तैयार हो रहा होता है माता के गर्भ में, तो गर्भाशय में जब तैयार होता है, गर्भावस्था में रहता है, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, तो उस अवस्था में जब ये ट्राइजर्मिनल नर्व सॉरी थ्री जर्मी लेयर्स एलोपैथी ऐसे एम्ब्रियोलॉजी बताता है, 3 जर्मी लेयर्स से पूरा शरीर के अवयव बनते हैं। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती हैं, और रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनते हैं। ये बेसिक चीज है। जैसे कि आप लोग तेल सिद्ध करते हैं या घृत सिद्ध करते हैं, तो उसमें मृदु पाक रहता है, मध्य पाक रहता है और खर पाक रहता है। वो आप लोगों ने परीक्षा करके वर्ती बना के देखा ही होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ सब आयुर्वेद के चिकित्सकों को बता रहा हूँ, जो बीएमएस डॉक्टर हैं, जो लोग नॉन मेडिको हैं उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, उनको मेरी बात समझ भी नहीं रही होगी। कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ रहा है उनको नहीं समझ रहा है, जिनको समझ रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है। उसमें सिरा का मतलब यह है कि धमनियां, आर्टरीज और वेन्स जो बनती है वो मृदु पाक से बनती है, और रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स बनता है।
ये आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आरोग्य वर्धनी बट्टी जो है वो अच्छा कंडरा, अच्छा सिराए बनाती है। मतलब आप लोग जब ये देखेंगे, इसका सिराओं का जब एनाटॉमी देखेंगे, हिस्टोलॉजी से जब देखेंगे, तो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ऐसे 3 लेयर्स रहते हैं हर आर्टरीज और वेन्स में, उसी से ये बनती हैं। तो यह अब यहाँ पर क्या होता है, वेरिकोज वेन्स में ऐसे क्या पैथोलॉजी होती है, संप्राप्ति क्या बनती है कि रक्त की दुष्टि हो रही है और रक्त का संचरण नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हो पा रहा है, और जो वॉल्स लगे रहते हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, और जो वेन्स रहती है वो डायलेटेड हो जाती है। वहां पे जो पार्थिवता रहती है, मतलब पार्थिवता का मतलब यह रहता है कि वह शरीर को धारण करने का कार्य करती है, वह सिराओं में मजबूती ला के रखती है। अब वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि मजबूती कम होने लगती है, वो डायलेट हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और बल देने का कार्य किसका रहता है, तो अस्थि धातु का रहता है। तो एक ऐसा सिद्धांत है, हमारे आचार्य एक वैद्य कोलटकर सर जी थे, जो हमारे जमदग्नि सर जी के गुरु जी थे, वो अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो उन्होंने एक साइंस ऐसा निकाला, अपने ग्रंथों से निकाला, वो रेफरेंस भी मैं दूंगा, कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य, तो जैसे कि आकाश अनित्य द्रव्य है, उसमें और भी महाभूतों का संयोग है, वायु महाभूत है, उसमें अन्य महाभूत का भी संयोग रहता है, जो अनित्य द्रव्य है, उनका मतलब उत्पत्ति होता है फिर नाश हो जाता है, अनित्य मतलब ऐसे ही है। तो इसी तरह से, और व्यपदेशेषु भूयस्था, उसमें जो चीज महाभूत का ज्यादा उसमें कंटेंट्स होगा वह उस तरह से व्यक्त हो जाता है। तो वायु महाभूत है, उसमें जल भी रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वायु बहता है, पूरे आकाश में बहता है, तो वह अपने साथ कुछ ह्यूमिडिटी, हवा के साथ पानी का भी उसमें संयोग रहता है। जब शरद ऋतु में सुबह सुबह ओस पड़ जाती है सब जगह, दुर्वा के जो बगीचे रहते हैं उसमें ओस पड़ जाती है, फूलों पे ओस पड़ जाते हैं, मतलब वो वायु ही लेके आ रही है ना, ठंडक की वजह से। तो हर महाभूत हर में रहता है, उसी तरह से अपने शरीर में हर महाभूत में एक ना एक दूसरे महाभूत का भी संयोग रहता है। तो अब जो ये वेरिकोस वेन्स है, वह अस्थि धातु, अस्थि महाभूत द्रव्य से बना है। वेन का जो बाहर का लेयर रहता है, अब वो वीक हो गया है, तो उसमें आकाशीय तत्व विकृत हो गया है, पार्थिवता बहुत कम हो गई है, तो उसको ठीक करना है। तो इसलिए शालीषष्टिक पिंड स्वेद जब दिया जाता है, तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद कैसे बनाते हैं, आप लोग को मालूम होगा कि बलामूल का चूर्ण लेते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, शतावरी लेते हैं, जो बृहणीय गण के और पार्थिव द्रव्य रहते हैं आयुर्वेद के, और मधुर रसात्मक रहते हैं, मधुर विपाक के रहते हैं। तो और अश्वगंधा तो उष्ण रहता है, लेकिन वह ज्यादातर पार्थिव रहता है और मांस धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य रहते हैं। तो इसको हम इसका काढ़ा बनाते हैं, और दूसरी जगह हम दूध और शाली चावल जो रहते हैं, जो 60 दिन में पकने वाला 60 शाली चावल रहता है, उसको पका देते हैं और उसका खीर बन जाता है। तो वह क्या करते हैं, जो खीर है वो ये काढ़े में डाल देते हैं, क्वाथ पद्धति से बनाते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर उसके बाद में उसको उबालते रहते हैं, फिर गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है खीर जैसा। फिर क्या करते हैं, गरम गरम को ही कलछुल से हम लोग कपड़े में डालते हैं और उसका पोटली बना देते हैं, 2-3 पोटली बना देते हैं, और उसको सुखोष्ण होने के बाद पेशेंट को रगड़ते हैं पूरा शरीर में। तो वो पूरा खीर जो है वो कपड़े से निकल निकल के पूरा शरीर में एकदम व्हाइट पेंट की तरह, मतलब खीर का पेंट जो बोलेंगे उस तरह से लग जाता है, और उसमें ब्रीहण करने की ताकत होती है, क्योंकि उसमें बलामूल चूर्ण है, अश्वगंधा है, शतावरी है, और गाय का दूध है, और गाय का ये चावल है, शाली चावल है, यह ब्रीहण करने वाला है। तो ये जब हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे कंडीशन हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, इसी तरह से वेरिकोज वेन्स में जब हम करते हैं तो पार्थिवता बनती है, पार्थिवता को हम लोग ताकत दे देते हैं, तो वो वेरिकोज वेन्स में बहुत ज्यादा बल देता है। तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद करने के लिए बताया है, ये वायु का शमन करता है और सिराओं को बहुत ज्यादा बल देता है। ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, इनको बल मिलना बहुत जरूरी है, तो फिर वो रिजुवनेट होने लगते हैं। और जो दूध है वह अपने आप ही शुक्र धातु को अच्छा करता है, वहां पे जो स्थानिक शुक्र का क्षय होने की वजह से वहां पे जो रिजुवनेट नहीं हो पा रहा है, रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, वह सब होने लगता है, नए नए सेल बनने लगते हैं, और यह आयुर्वेद ही कर सकता है। इसलिए वेरिकोज वेन्स के पेशेंट में आप लोग शालीषष्टिक पिंड स्वेद का भी प्रयोग करिए। दूसरा मैंने नित्यानंद रस बताया, वह यकृत पे कार्य करता है। आरोग्य वर्धनी वटी मैंने बताया कि रक्त का प्रसादन भी करता है, यकृत की भी शुद्धि को अच्छा करता है, यकृत के कार्य को भी अच्छा करता है, सारकिट विभजन अच्छा करता है, यकृत सिरा और कंडरा पे इसका बहुत अच्छा कार्य होता है आरोग्य वर्धनी वटी का।
उसी तरह से हम लोग रौप्य युक्त ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं। ताप्यादि लौह जो है वह मेन रंजक पित्त पे कार्य करता है। रस रंजक पित्त रंजकम ऐसे बोलते हैं कि रस को रंजन देने का कार्य जो करता है, रस को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, रक्त में कन्वर्ट करता है, वहां रंजकाग्नि रहती है। तो वह जो कार्य रहता है वो रंजक पित्त पे तो वहां पर अच्छा काम करना है तो जो रौप्ययुक्त ताप्यादि लौह है वो रक्त का प्रसादन करता है, रक्त की लालिमा को अच्छा करता है, रक्त की क्वालिटी को अच्छा करता है, आरबीसीज को अच्छा कर देता है। जब रक्त अच्छा हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो सिराएं बनेंगी, सिराओं का एक एक लेयर बनेगा वो एकदम बढ़िया बनेगा, और तो नए नए रीजनरेट होंगे, एक एक सेल, कैपिलरीज अच्छी बनेंगी। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो ताप्यादि, और आयुर्वेद ऐसा सोचता है कि हम एक जगह काम करते हैं, उसका कार्य सार्वदेहिक होता है। तो इसलिए रौप्य ताप्यादि लौह 2-2 गोली सुबह शाम दे दीजिए दाड़िम के रस के साथ या गुलकंद के साथ, तो वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चंद्रकला रस का भी कार्य जो रहता है वो ताप्यादि लौह की तरह ही रहता है, पित्त का शमन करता है और यह रक्त का प्रसादन करता है, रंजक पित्त को अच्छा करता है। इसीलिए वेरिकोज वेन्स में चंद्रकला रस का, और चंद्रकला रस नाम क्यों है कि चंद्र की कला जैसे रहती है। अमावस्या को चंद्रमा 0 रहता है, उसके बाद में प्रथमा जब रहती है तो चंद्रमा का थोड़ा सा अंश दिखता है, द्वितीया को दूज का जो चांद रहता है उसमें थोड़ा और बड़ा दिखता है, फिर तृतीया को और चतुर्थी का चांद थोड़ा और रहता है। ऐसे करते करते जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा पूरी तरह से हमें दिखाई देने लगता है। तो ये चंद्र की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे पृथ्वी पे शीतलता बढ़ती जाती है। और वैसे तो यही चंद्रकला रस का जब प्रयोग किया जाता है तो शरीर में आग्नेय तत्व जो है वो कम होने लगता है, जो पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त की दुष्टि जो हुई है जो रक्त धातु में हुई है, तो वह आग्नेयता जो है, पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, अम्लता, ये जो बढ़ा हुआ है उसको ये बैलेंस कर देता है और शीतलता आने लगती है। जब शीतलता आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि कफ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब हमने पित्त का उष्णता तीक्ष्णता कम किया तो कफ का बहुत ज्यादा शीतलता उत्पन्न हो जाएगा, कफ एक्टिवेट हो जाएगा और वह रिजुवनेट करता है, संघात करने लगता है, जोड़ने लगता है एक एक सेल को। इसलिए और वेरिकोज वेन्स में हमें वही चाहिए कि जो डायलेट हो गए हैं, जो परमानेंट उसका जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गया है, उसको फिर से इलास्टिसिटी मिले, तो वह कफ दोष ही कर सकता है। इसको ध्यान में, और इसके लिए शीतलता होना बहुत जरूरी है, कफ दोष को बढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कफ का क्षय और पित्त की वृद्धि, ऐसा भी वेरिकोज वेन्स में हम लोग समझ सकते हैं। जो रक्त की दुष्टि हो रही है तो पित्त की भी दुष्टि हो रही है, उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आग्नेय तत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पार्थिवता कम हो रही है, कफ दोष वीक हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चंद्रकला रस जब देते हैं तो कफ बढ़ता है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए, आप लोग को जरूर ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो कफ जब बढ़ने लगता है तो वेरिकोज वेन्स के जो ये जो वेन्स रहते हैं ना, उनको स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो जो डायलेटेशन है, जैसे पूरा खुल गया है, डायलेट हो गया है, उसको ताकत आती है, तो फिर अपने आप उसमें इलास्टिसिटी भी आने लगती है, स्ट्रेंथ आ जाता है, फिर उसके बाद में वो फिर डायलेट नहीं होता है। इसलिए चंद्रकला रस का प्रयोग आप लोग करिए, रौप्ययुक्त ताप्यादि लौह का भी प्रयोग करिए। और ये मत सोचिए कि एक ताप्यादि लौह खाया और वेरिकोज वेन्स ठीक हो गया, इसमें टाइम लग सकता है। किसी किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 1.5 साल लगता है, किसी को 3.5 साल लगता है, लेकिन वो पेशेंट ठीक होता है। किसी को 2 महीने में ठीक होता है, किसी को 3 महीने में ठीक होता है। पेशेंट का हेतु सेवन अगर हो रहा है, जैसे हेतु सेवन में अगर पेशेंट कंटिन्यू खड़े रह रहे हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, किराना दुकान में कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। उसी तरह से जो कंडक्टर्स होते हैं जो बस में टिकट देते हैं, उनको वेरिकोज वेन्स रहता है। जो माताएं बहनें घर में काम कर रही हैं, उनको भी खड़े रह के बहुत ज्यादा किचन में काम करना पड़ता है, नीचे तो गैस रख नहीं सकते हैं, उनको भी वेरिकोज वेन्स होता है। जिनका वजन बढ़ रहा है माताएं बहनें, उनका वेरिकोज वेन्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। या फिर जो भी खड़े रहने का काम ज्यादा करते हैं, पहले के जमाने में पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, अभी भी है कुछ जगह पे, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा पानी का प्रॉब्लम रहता था। तो वो लोग क्या करते थे कि मटका लेके, बाल्टी लेके कंटिन्यू क्यू में खड़े रहते थे, लाइन में खड़े रहते थे। तो खड़े होने की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो वेरिकोज वेन्स में इसीलिए ऐसा अपने आचार्यों लोगों ने बोला है कि हमें कभी भी पार्थिवता को बढ़ाना है और हेतु सेवन बंद करना चाहिए। अगर कोई किराएदार बहुत ज्यादा कंटिन्यू, मैं किराना की दुकान वाला बोल रहा हूँ, किराना की दुकान वाला कंटिन्यू अगर वह खड़ा रह रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसको बोलना चाहिए कि आप साइकिलिंग करिए बीच बीच में, या फिर आप सिटिंग जॉब करिए। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका हेतु सेवन नहीं होगा, तो वायु का रुक्ष गुण नहीं बढ़ेगा। और ये व्यास जो होता है वेरिकोज वेन्स, ये एक तरह से डायलेट कर रहा है, ये वायु का प्रकोप हो रहा है,
पित्त का प्रकोप हो रहा है क्योंकि रक्त दुष्टि है। तो इसीलिए पेशेंट को बैठना चाहिए, थोड़ा खड़ा होना चाहिए, उसके बाद में साइकिलिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हेतु सेवन बंद करें। उसी तरह से आहार में भी उसको जो ये स्प्राउटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा दाल वाली चीज़ें हैं, स्प्राउटेड हाई प्रोटीन डाइट वाली चीज़ें जो रहती है वह सब अगर कम करेगा तो वेरिकोज वेंस में बहुत अच्छा। फिर अति मैथुन करेगा, बहुत ज़्यादा शुक्र धातु को निकालेगा, तो उसके वजह से भी ये वेरिकोज वेंस बढ़ जाता है क्योंकि वायु का प्रकोप जहाँ भी हो रहा है। अब अगर रात्रि जागरण कर रहा है पेशेंट, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा है, बहुत हवा लग रहा है उसको ट्रैवलिंग करने की वजह से, उसको भी वेरिकोज वेंस होने के चांसेस रहते हैं। फिर वेगों को धारण कर रहा है, जैसे मल का, मूत्र का, छींक का, उल्टी का, प्यास का, ये जो 13 अधारणीय वेग बताए हैं। जब आपको प्रेशर आ रहा है तो उसको नेचुरल अर्ज है उसको निकाल दीजिए। अगर आपने कंट्रोल करके रखा तो वायु का प्रकोप होगा, वायु का प्रकोप होगा तो वह सिराओं तक चला जाएगा और सिराओं को ड्राई करने लगेगा, ड्राई करके साथ में वो डायलेट कर देगा, डायलेट कर देगा तो वो वेरिकोज वेंस हो जाएगा। और वहां पे साथ में पित्त का भी प्रकोप होता है, पित्त वर्धक भी आहार विहार का सेवन किया जाता है, जैसे खट्टे चीजें ज्यादा खाई जाती है, अम्ल चीजें, क्षार का सेवन किया जाता है, अल्कोहल का सेवन किया जाता है, किसी भी तरह से अचार का सेवन किया जाता है, पापड़ का सेवन किया जाता है, धूप में घुमा जाता है। तो पित्त का भी प्रकोप करने वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं और वायु के भी प्रकार आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। तो इसमें हमें दोनों आहार विहार को बंद करना है। दूसरा, इसमें स्निग्ध पदार्थ का सेवन ज्यादा करना है। स्निग्ध का मतलब पित्त बढ़ाने वाले स्निग्ध पदार्थ नहीं, घी का सेवन ज्यादा करना है। जैसे कि वेरिकोज वेंस में आपको डायलिटेशन को ठीक करना है, वहां पे बहुत ज्यादा डायलेटेड वेरिकोज वेंस है, तो उसमें घृत सेवन जितना कराएंगे उतना इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है और वहां पे बल मिलता है, सिराओं को बल मिलता है। तो इसलिए दीपन पाचन करके आप लोग को घृत पान कराना है। हमारे जो गुरुजी लोग हैं वो बोलते हैं कि 50 to 100 ml तक दीपन पाचन करके घृत सेवन कराना चाहिए। सब लोग बोलेंगे कि इतना घी कैसे बोलेंगे, वो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, वो तो उल्टा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो विकृत मेद रहता है, आम दोष रहता है। हमें क्या करना है कि हमें अग्नि को प्रदीप्त करना है और पूरा बॉडी में स्नेहन होना चाहिए। स्नेहन होने के लिए गाय का घी का प्रयोग किया जाता है। स्नेहन जितना होगा उतना वेरिकोज वेंस में फायदा हो जाता है। इसी तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती, तिक्तक क्षीर बस्ती आप लोगों को पता है, यह क्या करता है कि अस्थि धातु को बल देता है, पोषण करता है। और यहाँ पर अस्थि धातु का जो वेरिकोज वेंस के अंदर अस्थि तत्व जो है वह कम हो गया है, इसलिए धारणा शक्ति कम हो रही है। वहां पे धारण शक्ति बढ़ना चाहिए। वेरिकोज वेंस में डायलिटेशन हो रहा है, इसका मतलब धारणा शक्ति कम हो रही है, तो इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो आप 3 महीना अगर तिक्तक क्षीर बस्ती मात्रा बस्ती के रूप में कंटिन्यू दे रहे हैं, उसमें गुगुल तिक्तक घृतम या महातिक्तक घृतम डाल के, वो कैसे बनाते हैं आप लोग को मालूम है, वो डाल के अगर बस्ती दे रहे हैं रोज 100 से 150 ml तक रोज दे रहे हैं, तो वेरिकोज वेंस में पूरी तरह से नील होते हुए देखा गया है। अब तिक्तक क्षीर बस्ती में बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन पुणे की परंपरा में क्या डाला जाता है, तो गुड़ूची डाला जाता है। तिक्तक क्षीर बस्ती में मेन कंटेंट गुड़ूची होता है। फिर उसके बाद में पटोल होता है, फिर किरातिक्त होता है और यष्टि मधु होता है। यष्टि मधु जो होता है वो सब जगह संधान कार्य करता है। गुड़ूची है वो रसायन का कार्य करता है। फिर पटोल है वो भी रस पाचक में है और वह रसायन करता है, दीपन पाचन कार्य करता है। और किरात तिक्त है वो तिक्त रसात्मक सब आम का पचन करता है। इसको हम दूध में पका देते हैं और घी डालते हैं, सिद्ध घृत या नॉर्मल घी डालते हैं, तो ये वायु का प्रकोप नहीं होता है। तिक्त रसात्मक होते हुए भी ये वायु का शमन करता है। ये अपवादात्मक द्रव्य है। गुड़ुची हो गया, पटोल हो गया, किरातिक्त हो गया, ये तिक्त रसात्मक होकर भी वायु का शमन करते हैं। और दूसरा, पित्त स्थान पे इनका कार्य होता है, पित्त का भी शमन करते हैं। और हम लोग दूध से बनाया हुआ जब दे रहे हैं तो यह तिक्त रस की वजह से अगर अतियोग में अगर दे दे तो वायु का प्रकोप को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा कम कर देगा। और इसके साथ में हम लोग घी डाल के और तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो अस्थि धातु पे काम करता है, अस्थि पे काम करता है। वेरिकोज वेंस का जो अस्थि तत्व है वो कम हो रहा है, धारणा शक्ति कम हो रही है, उसको अच्छा करता है। यह इसके साथ में मल को अच्छा कर देता है, पूरा अच्छे से पेट साफ होने लगता है और आम का पचन कर देता है, दीपन पाचन करता है। तो वेरिकोज वेंस में काफी हद तक तिक्तक क्षीर बस्ती से फायदा होता है। इसी तरह से पूरी बॉडी में प्रतिसारण करना है। जहां जहां वेरिकोज वेंस है वहां पर हमें काशी सादी तेल का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो प्रतिसारण करने से जो डायलिटेशन है, वेरिकोज वेंस में डायलेट हो गए, वह डायलिटेशन कम हो जाता है और पेशेंट को पूरी तरह से वो नील दिखाई देने लगता है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो मैं फिर से बता देता हूं। हाँ, इसमें एक चीज रह गया जो रक्त मोक्षण है।
रक्त मोक्षण के लिए आप जलौका लगा दीजिए। जहां पर वेरिकोज वेन्स की गांठें बन गई है बहुत ज्यादा, या वेरिकोज वेन्स पूरा पैर में दिख रहा है बहुत ज्यादा, आप एक दो जलौका लगा दीजिए। अगर सुकुमार पेशेंट है तो उनको कन्विंस कर दीजिए और जलौका लगाइए। जलौका जितना देर रक्त दूषित रक्त निकाल देगी, उससे ना फिर जो विकृति आ गई है वहां पे रक्त वाहिनियों में, वेन्स में जो विकृति आ गई है उसको वो बैलेंस कर देते हैं। जलौका एक तरह से खुद ही डॉक्टर है। इसी तरह से हम लोग सिरा वेद कर सकते हैं, स्कैल्पेल लगा के दूषित रक्त निकाल दीजिए, 50 to 100 ml तक हम लोग निकाल देते हैं। तो सिरा वेद हो गया। प्रच्छान कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से आपको प्रच्छान कर्म मालूम है कि थोड़ा घर्षण कर देते हैं, थोड़ा सा दूषित रक्त निकालते हैं। फिर अलाबू लगाते हैं या कपिंग थेरेपी करते हैं। कपिंग थेरेपी आप लोगों को मालूम है कि इसमें हजामा बोलते हैं इस्लाम धर्म में, और उसका बहुत ज़्यादा महत्व है इस्लाम धर्म में। तो उस तरह से करिए। अलाबू पहले के ज़माने में आता था, लौकी के जो सूखा हुआ फल रहता था उसको लगा के और फिर वो दूषित रक्त निकालते थे। आजकल वो कपिंग थेरेपी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। तो कैसे भी दूषित रक्त को निकालना, यह भी वेरिकोज वेन्स में बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं फिर से वेरिकोज वेन्स का आप लोग को बताऊंगा। इसमें से आप लोग कुछ कुछ द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक और चीज रह गया है कि हमारा मुंह जो रहता है वो क्या रहता है, आकाशीय तत्व रहता है। वेरिकोज वेन्स में आकाशीय तत्व विकृत हो गया है, तो हमें तिल तेल का, शीरबला तेल का, कोई भी सिद्ध तेल जो साथ में है, बॉडी के लिए पैलेटेबल है, ऐसे तेल को मुंह में गंडूश करके धारण करके रखना है। अगर हम तेल को धारण करके रखते हैं तो यहाँ स्नेहन होता है अंदर ही अंदर मुंह कुहर में, और उसका इफेक्ट होता है कि डायरेक्ट वहाँ यहाँ पे जब आकाशीय तत्व को हम बैलेंस करने के लिए गंडुश करते हैं, उसका इफेक्ट ये होता है कि वेरिकोज वेन्स में वहाँ पे जो बहुत डायलेट हो गए हैं परमानेंट वेन्स, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वहाँ तक स्नेहन हो जाता है और वो बैलेंस हो जाती है, और वो वेरिकोज वेन्स पूरी तरह से स्ट्रेंथ आ जाती है वेन्स को, और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऐसा अनुभव में आया है। ये हमारे आचार्य वैद्य समीर जमदग्नि सर ने हमें सिखाया है, और यह उनका थिंकिंग है वो 100% सही है। क्योंकि दिनचर्या में बहुत सारी चीजें बताई हैं जो ऋषि मुनि लोगों को समझ आती थी, हमें नहीं समझ आती है कि क्यों दिनचर्या में गंडूश और कवल क्यों बताया है। उसका महत्व यही है कि वेरिकोज वेन्स कभी भी ना हो, कहीं पर भी हृदय व्यास हो, हृदय में अगर कार्डियोमेगाली भी अगर हो रहा है तो गंडूश धारण करने से कार्डियोमेगाली में भी फायदा होगा। वेरिकोज वेन्स में भी जो डायलिटेशन है वो ठीक हो जाएगा। जहां पर भी आकाशीय तत्व गड़बड़ हुआ है वहां पर हम लोग जब ये करते हैं तो 100% फायदा होता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें वेरिकोज वेन्स में जिसको हम सिरा व्यास बोलते हैं, व्यास का मतलब है डायलिटेशन, परमानेंट डायलिटेशन ऑफ वेन्स, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नित्यानंद रस देते हैं जो यकृत पे कार्य करता है और रक्त का प्रसादन करता है। ये श्लीपद रोगाधिकार में बताया है नित्यानंद रस। तो श्लीपद में भी ऐसी संप्राप्ति होती है कि रक्त का संचरण अच्छे से नहीं हो पाता है, नीचे से ऊपर ग्रेविटी की वजह से नहीं आ पा रहा है, रक्त बहुत गाढ़ा हो गया होता है आम दोष की वजह से। तो रक्तगत आम का पचन भी होना बहुत जरूरी है, तभी ब्लड जो है वो थिक रहेगा, थिन रहेगा, और उसके थिन रहेगा तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। थिक हो गया तो वो तो आम दोष की वजह से होता है, थिन होना चाहिए। तो इसीलिए नित्यानंद रस वो रक्त को अच्छा करता है, बहुत मतलब रक्त को थिन करता है, जितना उसका विस्कोसिटी चाहिए उसको वो बैलेंस कर देता है। उसी तरह से आरोग्य वर्धनी बटी देते हैं जो रक्त का प्रसादन करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है, सारकेट विभाजन को अच्छा करता है, सिरा और कंडरा पे इसका कार्य बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से चंद्रकला रस, यह चंद्रकला रस और रौप्युक्त ताप्यदी लौह है, ये रंजक पित्त पे कार्य करता है और रक्त का प्रसादन करता है। इसलिए चंद्रकला, और बॉडी में कफ दोष इसको बैलेंस करता है, पित्त और पित्त को ये शमित कर देता है, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को शमित कर देता है। जब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता ठीक हो जाएगा तो अपने आप रक्त जो है वो हीट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, तो रक्त का प्रसादन होने लगेगा, रक्त अच्छा हो जाएगा, प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे, और इसमें जो ताप्यदी लौह में जो घटक द्रव्य है वह एक एक आरबीसी को अच्छा करते हैं, एक एक डब्ल्यूबीसी को अच्छा करते हैं, एक एक प्लेटलेट को अच्छा करते हैं, और पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को अच्छा करते हैं। एक एक जो ये मैंने जो बताया कि ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, ये जो है ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, जो रक्त वाहिनियों के जो लेयर्स रहते हैं, जो लुमेन होता है उसको भी साफ करता है, और वो पूरा जो एक तरह से अभी जैसे कि रक्त वाहिनी है, इसका 3 लेयर अंदर से रहते हैं, अंदर की तरफ, और बीच में ल्यूमेन रहता है जिससे ब्लड फ्लो करता है। तो ये ल्यूमेन को तो अच्छा करेगा ही, और रक्त वाहिनियों के जो लेयर्स हैं ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना उसको ये अच्छा कर देता है। तो इसलिए इसका प्रयोग करने से चंद्रकला रस और ताप्यदी लौह बहुत बढ़िया काम करता है।
शालीषष्टिक पिंड स्वेद है वो पार्थिवता को बढ़ा देता है, अस्थि तत्व को अच्छा कर देता है, तो उससे भी वेरिकोज वेन्स में जो डायलिटेशन है उसको ताकत मिलती है। ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना उसको ताकत मिलती है, तो वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं, रिजुविनेट होते हैं। उसी तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती जो है वो यकृत पे भी कार्य करता है, अस्थि धातु पे भी काम करता है, पित्त का भी शमन करता है, और इस व्याधि की व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा है ही जो तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग करते हैं। काशी सादी तेल को लगाते हैं। इसके साथ में हम लोग वेरिकोज वेन्स में सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करता है। सहचरादि तेल का बस्ती, मात्रा बस्ती कंटिन्यू दीजिए, एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, एक दिन सहचरादि तेल का बस्ती दीजिए, या बलाश्वगंधादि तेल का बस्ती दीजिए। सहचरादि तेल का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। अगर बल बढ़ाना है, मसल्स को भी ताकत देनी है, तो बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल या बलाश्वगंधादि तेल या चंदन वाला लाक्षादि तेल, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। शीर वाला तेल का प्रयोग करते हैं, तो वेरिकोज वेन्स में बहुत बढ़िया काम करता है। वेरिकोज वेन्स होने के लिए मसल्स वीक हो गए हैं क्या, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है क्या, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से कवल धारण, गंडूश धारण वह करना बहुत जरूरी होता है। कवल में तो मुंह में तेल रख के हिलाते हैं, और गंडूश में धारण करके रखते हैं। जितना देर तक रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। दिन में 2 बार 3 बार करें, और उसके बाद में थूक दें, तो वो अच्छा रहेगा। तेल जो है वो अंदर पीना नहीं चाहिए, नहीं तो पांडु रोग हो जाएगा। उसको हमें मुंह में धारण करके रखना है। उसी तरह से रक्त मोक्षण है, तो मैंने बताया जलौका का प्रयोग करिए, उसके बाद में सिरावेद करिए, प्रच्छान करिए, श्रृंग लगाइए, अलाबू लगाइए, कपिंग थेरेपी करिए, किसी भी तरह से करिए तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। हमारे मेरे अनुभव में तो मैंने सर के पास भी देखा है, मेरे अनुभव में भी देखा है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वेरिकोज वेन्स के पेशेंट आते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, और उनको फिर से नहीं हुआ है। और सबसे मेन संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जन, सब संक्षेप में क्रिया योग क्या होता है कि निदान परिवर्जन करना है। वो हेतु है जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो गया है, उसको वर्जन कर देना है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बताने का कोशिश किया। आप और एक और है कि आकाशीय तत्व को बैलेंस करना है, तो कान में रुई लगा दीजिए। जैसे कि फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक रहता है, वहां पे आकाशीय तत्व विकृत हो गया है, वहां पे ब्लॉक हो गया है, तो एक अगर राइट साइड का अगर फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक है तो लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड का ट्यूबल ब्लॉक है तो राइट साइड में कॉटन जो रहता है उसको कान में लगा के रखिए, तो अपने आप वो ओपन हो जाता है। आकाशीय तत्व को देखिए हर जगह, कान, नाक, मुंह, इसका कनेक्शन रहता है, तो ऐसा करने से ट्यूबल ब्लॉक ठीक हो जाता है। तो मैंने अपने तरफ से वेरिकोज वेन्स का बताने का कोशिश किया। आप लोग अपना अनुभव हमें बताइएगा। ये हमारे सर की परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है वो मैंने बताया। और भी व्याधियों का बताऊंगा, लेकिन आज समय की कमी है। आप लोग के जो भी प्रश्न है वह आप लोग पूछिए, तो मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग ये मत सोचिए आप लोग सच में श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, ये प्रूवन है कि हैं आप लोग। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी बोले सैल्यूट टू योर हार्ड वर्क, थैंक यू। असली में मेरा हार्डवर्क नहीं है, मेरा गुरु का आशीर्वाद है। आप लोगों को मालूम है, मैं जब कॉलेज में था, बीएमएस कर रहा था, तो एक हमारे सर थे, वो हर समय निगेटिव, हर स्टूडेंट को निगेटिव ही बोलते थे। और एक हमारे जमदग्नि सर थे, है मतलब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो सर हर समय पॉजिटिव बोलते थे। अगर कोई बच्चा ने कुछ गलती भी कर दिया तो सर उसको ना रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में सही कर देते थे। तो ये होता है कि पॉजिटिविटी अगर हम देंगे ना, तो हर बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक हो जाता है। तो हम ना कभी भी वो जो निगेटिव वाले सर थे ना, उनके पास जाने से हम दूर भागते थे। हमें वो सर के पास जाने का अभी भी मन नहीं करता है, क्योंकि वो हर समय डिमोरलाइज करते हैं, तो मन ही नहीं करता है। वो सर बुलाते हैं फोन कर करके कि आओ मुझे मिलो, लेकिन हम जाएंगे तो वो निगेटिविटी करेंगे बात। और जब मदगनी सर है हमारे गुरुजी, उनके पास आप जाएंगे ना तो वो पॉजिटिविटी बोलेंगे, हर समय पॉजिटिव बोलेंगे। और आपका अगर कोई वीकनेस है, आप कुछ चीज में फेल हो रहे हैं, तब भी वो उसको अच्छा करेंगे। इसलिए जमदग्नि सर के पास जाने का मन करता है। तो यही चीज मुझे सिखाया। मैं आप लोगों को देखिएगा, वो शशि तिवारी मैम ने इतना अच्छा पेशेंट को ठीक कर दिया है, आम बात को ठीक है, और वो कर रही हैं, तो इसीलिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि शशि तिवारी मैम आगे जा रही हैं तो उससे तो मैं कम हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट आगे जाता है तो खुश होना चाहिए, हमें और खुश होना चाहिए कि हम लाइफ में उतना हम नहीं कर पाए तो वो हमसे 100 गुना आगे करें। ऐसा विचार रखेंगे ना तो भगवान हमारा साथ देते हैं। और मुझे तो ये अनुभव है कि कभी भी कि कोई भी इंसान हो, कोई भी हमसे छोटा हो बड़ा हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर अवनिंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रामयोध्या शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करने में तकलीफ हो रही है।
डॉक्टर रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, सर कौन से स्टेज तक पेशेंट ठीक हो सकता है? हर स्टेज तक मैंने ठीक किया है। लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज भी रहता है ना तो ये ठीक हो जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं पेशेंट ठीक। थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। हमें हार नहीं माननी, हमें करते रहना है, करते रहना है। पेशेंट ठीक होते हैं। और तब भी अगर नहीं हो रहे हैं तो आप आइए ना संभाषा में, मैं आपको और फॉर्मूला बताऊंगा। ये तो हमने 7-8 ही चीजें बताई, इसके अलावा भी बहुत सारा आयुर्वेद में है, मैं आपको और बताऊंगा। ये तो मैं प्राइमरी लेवल से पढ़ा है। और जो लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं वो जैसे हम प्राइमरी में होते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, जूनियर कॉलेज, फिर सीनियर कॉलेज में जाते हैं। तो ये तो मैंने बेसिक चीज बता दी आप लोगों को। आप लोगों को तब भी नहीं फायदा हो रहा है तो मैं आप लोगों को और हाई लेवल की दवाई बताऊंगा, उससे और फायदा हो जाएगा। आयुर्वेद का जो ज्ञान का समुद्र है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। बहुत सारा है, बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे हम लोग करते हैं। ये नहीं हुआ तो और भी है बहुत सारी दवाइयां, उसको भी मैं हम लोग बता सकते हैं। डॉक्टर आयुष दर्पण टीम की तरफ से डॉक्टर नवीन जोशी सर बोले यमुनोत्री के से आपके साथ जुड़े हैं आयुष दर्पण पे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ही सारा प्लेटफॉर्म बनाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या गुप्ता जी बोले इन मेडिसिन को देते टाइम साम निराम अवस्था भी देखना होगा ना। तो ये खुद ही आम का पचन करती है ना, आरोग्यवर्धिनी आम पाचक है। फिर उसके बाद में तिक्तक शीर बस्ती है, आम पाचक है। हम क्यों साम और निराम अवस्था, ये खुद ही आम पाचक द्रव्य है ही। इनकी योजना करते हैं, आम पाचन कर ही देती हैं। आरोग्यवर्धिनी का आप पूरा पढ़िए और मेरा लेक्चर भी देखिए। वह खुद ही सार के विभजन को अच्छा करती है, आम को पचा देती है, अग्नि को प्रदीप्त करती है, धात्वग्नि भूताग्नि को सब अच्छा कर देती है आरोग्यवर्धिनी। तो इसीलिए वो ऐसा योजना किया गया है। डॉक्टर गौतम ध्रुव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सनात, अभी क्या है पेशेंट को आप ना 1 साल तक आम पचन ही कर रहे हैं, 1 साल तक, तो पेशेंट 1 साल तक आएगा क्या? मतलब पेशेंट ये भी चाहता है कि उसको थोड़ा 1 महीना में रिलीफ हो। 80-90% पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, उसको भूख बढ़ेगा, पेट साफ होगा, उसका वेरिकोसिटी कम होने लगेगा, उसका अच्छा कुछ फीलिंग होगा, तभी वो पेशेंट कंटिन्यू करता है। मैंने बोला कि आप करिए 1-1.5 साल करिए, लेकिन पूरा ठीक होने का टाइम मैंने बताया मैक्सिमम, अगर हेतु सेवन अगर हो रहा है तो। नहीं तो पेशेंट 3 महीना 4 महीना में भी ठीक हो जाते हैं। और ज़्यादा डिग्री में वो बढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमें बोर नहीं करना है पेशेंट को ट्रीटमेंट देते टाइम, कि हम पहले आम पचन करेंगे, फिर निरामावस्था आने के बाद फिर ट्रीटमेंट देंगे, फिर पेशेंट भाग जाएगा। हमें पेशेंट को ठीक करके भेजना है, वो दूसरा पेशेंट भेजेगा ना। सनातन सत्य जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, पेशेंट विद सिटिंग जॉब बटक रीजन में दद्रू और किटिप कुष्ठ हुआ है। ठीक होने पर दद्रू वाले रीजन में स्किन डार्क और कुष्ठ वाले रीजन में लाइट हो गई है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन इवन स्किन टोन के लिए इंटरनल एक्सटर्नली क्या दे सकते हैं? अगर आप स्किन टोन को अच्छा करना चाहते हैं तो अश्वगंधादि तेल, चंदन मलालाक्षादि तेल का आप मसाज अभ्यंग बता दीजिए। और इंटरनल दवाई में बृहणीय गण देखिए, बल्य गण देखिए, चरक सूत्र स्थान का, उसमें अश्वगंधा है, बला है, शतावरी है, ये सब द्रव्यों का इंटरनल गोली दीजिए। अश्वगंधा घनवटी दीजिए, शतावरी घृत दीजिए, शतावरी कल्प दीजिए। जब देंगे ना तो कॉम्प्लेक्शन, और नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन अगर चाहिए तो वर्णगण बताया है, उसमें चंदन है, मुस्ता है, परपटक है, नाकेशर है, उसमें तो 10 ही चीज बताए हैं। लेकिन इसके अलावा वर्ण को अच्छा करने वाले नाकेशर है, सारिवा है, अनंता है, मंजिष्ठा है, पद्मक है, विदारी है, यष्टि मधु है, हल्दी है, दारू हल्दी है, आम्र हल्दी है। जब भी शादी ब्याह होने वाला होता है ना तो कैसे हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी लगाने से फिर गोरा हो जाता है, पहले स्किन पीला पड़ता है फिर गोरा हो जाता है। तो ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन करना है, जहां पर भी दद्रू के पेशेंट है आपके पास तो आप ना हल्दी का लेप लगाए। वर्णगन के जितने भी द्रव्य मिल रहे हैं उन सबको मिक्स करके 1 लगाइए या 10 लगाइए, वो सब करने से ना कलर अच्छा हो जाता है। और स्किन टोन को अच्छा करने के लिए आपको मांस धातु पे काम करने वाले शीर बला तेल है, बला सुगंधादि तेल है, लाक्षादि तेल है, चंदन बला लाक्षादि तेल है, उसका अभ्यंग कराइए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर यादव जी बोल रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स में वचा चूर्ण का उद्वर्तन करना चाहिए। आप उद्वर्तन सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वचा चूर्ण ही क्यों आपने सिलेक्ट किया, उसका कारण बताइए। उद्वर्तन बेस्ट है, उद्वर्तन करना चाहिए, लेकिन वचा संज्ञा स्थापन है। आपको वेरिकोज वेन्स में संज्ञा स्थापित करना है तो करिए, लेकिन उसमें आरगवद्य अध्याय में बहुत सारे उत्साधन के द्रव्य हैं, तो उन सब का प्रयोग साथ में करके तब करेंगे तो और अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर सविता जी बोले सेलुलाइटिस में क्या दे। अभी मेरे पास 2 दिन पहले ही एक पेशेंट आई थी जिनको सेलुलाइटिस हुआ था। उसमें आइटिस, जो भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं एक एक सेल में, सेलुलाइटिस, वहां पे सड़न हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसमें मैंने सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया, अमृता गुगुल, कैशोर त्रिफला गुगुल और सूक्ष्म त्रिफला दिया, उनका एकदम ठीक ही हो गया, पूरा हील होने लगा है।
तो आप सेल्यूलाइटिस में सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गूगल कैशोरो त्रिफला गूगल पे भरोसा करिए, सविता मैम आपको 100% रिजल्ट आएगा। अश्विनी जी बोले हैं कासे ज्यादा तेल का कैसे उपयोग करें, इसमें अभ्यंग करना है या प्रतिसारण करना है, जहां पर भी वेरिकोज वेन्स है वहां पे वो एक तरह से लगा के रख दीजिए, वो थोड़ा एब्जॉर्ब होने दीजिए, वैसे करिए अभ्यंग कर दीजिए, मसाज टाइप कर दीजिए। अगर गांठ बनी है तो वहां पे लगा के रखिए, पिच्चू टाइप ऐसे करके रख दीजिए, तो वो काशी से तेल एब्जॉर्ब होगा, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। कासीस जो है वो एक तरह से क्षारीय द्रव्य है, क्षार कासीस जो बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं आदोक्लेति पश्चात विशोषित, उसमें अंदर जो दुष्टि है उसको पूरी तरह से निकाल दे के क्लींजिंग कर देता है, इसलिए कासी और भी तेल फॉर्म में हम दे रहे हैं तो वायु का भी शमन करेगा और क्लींजिंग कर देगा अंदर के आर्टरीज का, ल्यूमेन को साफ कर देता है, इसलिए कासी सादी तेल का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर सुषमा जी बोल रही हैं कि सर प्री मेंस्ट्रुअल डायलिटेशन लोअर लिम्ब वेन डायलिटेशन होता है तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे, वात पित्तग्न 100% करेंगे डायलिटेशन ऑफ लोअर लिम्ब वेन, इसमें डायलिटेशन हो रहा है तो इसमें रक्त मोक्षण कराइए ना, और यही सब दवाई दीजिए, नित्यानंद रस। और हाँ एक और चीज रह गया, इसमें रस पाचक और रक्त पाचक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वेरिकोस वेन्स में। पटोल इंद्रकुट की जो रस पाचक है, रक्त पाचक है, उसका भी प्रयोग करते हैं तो वह आम पाचन भी करता है और रक्त को शुद्ध कर देता है, रक्तगत आम का पचन करता है, रसगत आम का पचन करता है। इसी तरह से सुषमा जी जो आप बोल रहे हैं प्री मेंस्ट्रुअल डायलिटेशन, इसमें हमें बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, सहचरादी तेल बस्ती, क्षीरबला तेल का बस्ती, रस पाचक, रक्त पाचक, नित्यानंद रस, आरोग्यवर्धनी, चंद्रकला रस, ताप्यादि लौ, शाली षष्टिक पिंड स्वेद, फिर क्षीरबला तेल का बस्ती, उसी तरह से काशीसादी तेल का प्रतिसारण, ये सब जो मैंने बताया वेरिकोस वेन्स में वही चीज वहां पर भी अप्लाई करना है। डॉक्टर सौम्या गुप्ता जी बोल रहे हैं सर कैन नित्यानंद रस बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट इकोस्प्रिन हार्ट डिजीज, नित्यानंद रस का नहीं करते हम लोग, रस पाचक और रक्त पाचक का घृत के साथ सेवन कराते हैं, क्योंकि रस पाचक रक्त पाचक चूर्ण रहता है, रुक्ष गुणात्मक रहता है, उसको घृत 1-1 चम्मच सुबह शाम अनुपान के साथ रस पाचक रक्त पाचक का प्रयोग करते हैं तो वो इकोस्प्रिन का सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, उसको कंटिन्यू दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। नित्यानंद रस वैसा नहीं काम करता है, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, नित्यानंद रस का कार्य जो है वो रस पाचक रक्त पाचक जैसा स्ट्रांग नहीं है, वो जो है वो उसके लिए रस पाचक रक्त पाचक है। नित्यानंद रस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, लेकिन वह ब्लड थिनर नहीं है, ब्लड थिनर रस पाचक रक्त पाचक ही है। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सौम्या गुप्ता जी बोल रहे हैं कवल और क्या है ना, ब्लड थिनर जो इकोस्प्रिन दिया जाता है, वारफरिन दिया जाता है, उसका साइड इफेक्ट होता है कि रक्तवाहिनियां लीक होने लगती है, फट जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग रस पाचक रक्त पाचक के साथ घृत देते हैं, तो ये सेफ भी रहता है और घृत से स्नेहन होते रहती है रक्तवाहिनियों का, उनका तर्पण होते रहता है, स्नेहन होते रहता है, तो वह बेस्ट है और उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस कभी भी रस पाचक रक्त पाचक दे या कोई भी काढ़ा दे तो घृत देना बहुत जरूरी है, नहीं तो रुक्षता बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, अंदर ही अंदर रुक्षता आती है, तो इसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी बोल रही हैं कि तिक्तक क्षीर बस्ती कंटेंट, मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 का यूज ज्यादा होता है, गुडुची है, पटोल है, यष्टि मधु है, किरातिक। गुडुची, पटोल, यष्टि मधु, किरातिक, इसको दूध में शीरपाक विधि से बनाना है, मतलब 1 भाग चूर्ण ले लिया और 6 भाग पानी ले लिया या 8 गुना पानी ले लिया, वो आपका जो मेथड है वो देख लीजिए, और उतना ही पानी डाल दिया, 8 गुना पानी 8 गुना दूध, उसको उबाल के दूध रहने तक हम लोग रख देते हैं, और उसके बाद में वहां पे महातिक्तक या गुगुल तिक्तक कोई स्नेह डाल देते हैं और उसका मात्रा बस्ती के रूप में दे देते हैं। डॉक्टर स्नेह महाजन जो बोल रहे हैं, डॉक्टर वी एम महाजन डूइंग गंडूश ऑफ तिल तेल सिंस 1 ईयर वेरिकोज वेन्स बोथ लेग्स हैव क्योर्ड। देखिए इन्होंने बताया कि डॉक्टर वी एम महाजन सर का गंडूश इन्होंने किया तिल तेल का 1 साल तक, गंडूश करने से, केवल गंडूश करने से पूरा वेरिकोज वेन्स का पूरी तरह से क्योर हो गया, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि सच में फायदा हो जाता है। विनोद जैन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं कोई भी झूठ बात नहीं बोलता हूँ, जो प्रैक्टिकली प्रूवन है वही बता रहा हूँ। देखिए अभी कमेंट में है डॉक्टर वी एम महाजन सर का सच में ठीक हो गया है, ये खुद ही डॉक्टर बता रहे हैं, हमारे तो पेशेंट लोग में फायदा हुआ है। डॉक्टर गंगवार सर बोल रहे हैं कि सर क्या हाई प्रोटीन डाइट वेरिकोज वेन्स में होता है? हाई प्रोटीन डाइट वायु का प्रकोप करता है, अम्ल विपाकी प्रोटीन डाइट रहता है, रुक्षता करता है, तो वेरिकोज वेन्स हो सकता है ना, वो बंद करना चाहिए हमें। श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम जी नमस्ते प्रणाम आपको। कमल शेल के जो बोले ओबेसिटी वेरिकोज वेन्स का कोरिलेशन है क्या?
100% है। ओबेसिटी है तो वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वेरिकोसिटी होती है। उसमें स्त्रोतस को शुद्ध करना है, मेद धातु का पूरी तरह से शरण करना है, लेखन करना है, हमें वेट कम करना है और वेरिकोज वेन्स का भी इलाज करना है, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर माया मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के कितने अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंजू भाटिया जी बोल रहे हैं कि हमारे गुरु तो आप हैं और आयुष दर्पण है, थैंक यू थैंक यू। श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम जी बोल रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमाइसिस, एक्ने, पिंपल्स में कौन सा तेल का कंडूश करना है। अलग अलग कंडीशन, जैसे वर्णगण का तेल सिद्ध तेल, कुष्ठग्न का सिद्ध तेल, फिर उसके बाद में जो जैसा कंडीशन रहता है उसमें आप गण निकालिए ना, चरक के कौन से गण का कौन सा होता है, उसका सिद्ध तेल यहाँ मार्केट में मिलता है पुणे में, मैं आप लोगों को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। वर्णगण का हम लोग करते हैं ना, तो एक्ने, ब्लेमाइसिस, पिंपल्स, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। वो मल्टीपर्पज वाला वर्णगण रहता है, कुष्ठग्न रहता है। गौरव गुप्ता जी बोले स्प्राउट का वेरिकोज वेन्स पे क्या इफेक्ट होता है, क्यों होता है। स्प्राउटेड चीजें खाएंगे तो वो, आप कभी भी स्प्राउटेड चीजें खाएं तो गैस बहुत ज्यादा बनता है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स फिर कहाँ जाएंगे, वो वेन्स में जाएंगे, ब्लड के साथ मिलके और रुक्षता करेंगे, रुक्षता करके वो डायलेट कर देंगे। वहां वात प्रकोपक, वायु का मतलब क्या, एयर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो वेन्स में जाके, वही तो मेन कारण होता है। वेग धारण करना, निद्रा, अति जागरण करना, फिर उसके बाद में ये स्प्राउटेड चीजें खाना, वातवर्धक, पोटैटो बहुत ज्यादा खाना, मटर खाना, चना खाना, दाल खाना, पत्ते वाली सब्जियां खाना, ये सब तो वायु का प्रकोप होता है और इसी से तो वेरिकोज वेन्स होता है। रात्रि जागरण करना, अति मैथुन करना, बहुत ज्यादा चलना, उसके बाद में खड़े रहना, ये सब वायु का प्रकोप करता है। वेगों को धारण करना। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमल शेरके जी बोले हैं वजेनाइटिस एंड लो वजेनाइल पीएच ट्रीटमेंट। आप में इसमें सिम्टम्स होते हैं, वजेनाइटिस है तो वातज है, पित्तज है, कफज है, मतलब दाह है, पाक हो रहा है क्या, रुक्षता है, कंडू है, क्या है, वो मुझे उस हिसाब से बताइए। वेजेनाइटिस बोलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, लो पीएच है, आप सिम्टम्स बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम जी बोले हैं गंडूश और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। गंडूश तो हम लोग वेरिकोज वेन्स में कर सकते हैं, और आपका मुंह का दुर्गंधी वाले पेशेंट आ रहे हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स जितने भी है सब में गंडूश और कवल का प्रयोग करते हैं। अरविंद जी बोल रहे हैं सर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है 5 ईयर से, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दे। उसमें आप बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती दीजिए, और ऊपर से घृत दीपन पाचन करके अग्नि को प्रदीप्त करके जब कराएंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ। केवल लैक्सेटिव मत दीजिए कि कायम चूर्ण दे रहे हैं, पेट सफा दे रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ पेट साफ करने का इसब गोल दे रहे हैं, वहाँ रुक्षता और बढ़ा देता है। तो इसलिए स्नेहन होना जरूरी है और आम पचन होना जरूरी है। आम पाचन बटी दीजिए, लहसुन नदी बट्टी दीजिए और बस्ती दीजिए और घृतपन कराइए, तक्र का सेवन कराइए। डॉक्टर बलराज सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी बोल रही हैं कि सर पाचक रस कौन से फार्मेसी के अच्छे हैं और रेट में भी बहुत डिफरेंस है। आप मुझसे लीजिए, मुझसे मैं आपको भेज दूंगा। सुषमा जी मैं अपना नंबर देता हूँ, मुझसे आप ले लीजिए। डॉक्टर सोनम रोहिला जी बोल रही हैं कि सर वेरिकोज वेन्स इफ वेरिकोज वेन्स कंजेनिटल देन इट क्यूरेबल। 100% क्यूरेबल। हम जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस तरह से देंगे तो क्यूरेबल है, मैंने किया है। सुषमा जी बोले ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता होगा क्या तिल तेल का। हम एब्जॉर्प्शन कहाँ कर रहे हैं, आप मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं, खुद बेवकूफ बना रही हैं मुझे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग, थूक दे रहे हैं। वहां गंडूश जब हम करते हैं तो ओरल एब्जॉर्प्शन में जितना एब्जॉर्ब होगा सब म्यूकोजल लेयर से, उसका इफेक्ट वहां पे होता है। यहाँ पर हमें अंदर नहीं लेने देना है, अंदर नहीं लेने देना है। जैसे स्किन में हम लोग तेल का मालिश करते हैं तो वहां से एब्सॉर्प्शन होता है। जब डेपिन जैसी दवाइयां हम जब देते हैं जीभ के नीचे, सब लिंगुअली एलोपैथी की दवाइयां, सब लिंगुअली वो एब्जॉर्ब होके और तुरंत बीपी कम नहीं करते हैं क्या, उसी तरह से जब तेल को हम करते हैं तो वो आकाशीय तत्व को स्नेहन करता है। वो स्नेहन जितना करेगा करेगा, बाकी में थूक देना है, अंदर पीना नहीं है। ओरल एब्सॉर्प्शन का मतलब है कि पीना नहीं है, उसको थूक देना है। अंदर अगर तेल जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट होगा, और वो एब्सॉर्प्शन जब होता है तो उसका इफेक्ट वहां होता है। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमल जी बोल रहे हैं रुक्षता एंड दाह भी है तो वात पित्त संप्राप्ति है, तो उसमें पंचवल्कल क्वाथ उससे धावन कराइए, त्रिफला क्वाथ से धावन कराइए। उसके बाद में सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, एकेटी दीजिए, गंधक रसायन दीजिए, पंचतिक्तघृत गुगुल दीजिए। कितना बढ़िया बढ़िया दवाई है। आरोग्यवर्धिनी बटी दीजिए, कुष्ठग्न गण का जो चूर्ण है
या महातिक्ता घृत दीजिए तो वजेनाइटिस ठीक हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है। मनोज जी बोले गुरु जी गर्भिणी को नौशिया वोमिटिंग हो तो आयुर्वेद में विशेष क्या दे। गर्भिणी को अगर नौशिया वोमिटिंग है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, माता का कम हो गया है, अग्नि मंद हो रहा है, तो इसमें हमें क्या देना है, प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित जो रहता है वह दे दीजिए। फिर लवण भास्कर चूर्ण दीजिए। मिश्री और जो मिश्री और इलायची होता है, क्योंकि इलायची जो होता है छर्दिग्न गण में आता है, वह दे दीजिए। जो खिल होता है, खिल उसको पानी में भिगो के और वह खाने के लिए दीजिए, दूध की तरह दूध में मिक्स करके, उससे बहुत बढ़िया नौशिया वॉमिट, क्योंकि वह भी जो खिल होता है वह लाक्षा बोलते हैं, लाहिया बोलते हैं मराठी में, वह छर्दिग्न होता है, वो बहुत अच्छा रहता है और लंघन कराइए पेशेंट को। और आरोग्यवर्धनी वटी दे दीजिए। रसकल्प होके भी आरोग्यवर्धनी सेफ है, वहां पे नौशिया वॉमिटिंग को ठीक करता है। फिर कामदुधा रस है, प्रवाल पिष्टी है, कपर्दिका भस्म है, ये सब जितने सुधा कल्प है वो अच्छा काम करता है। त्रिफला मशी है, वो गर्भिणी को त्रिफला को जला के उसका राख है वो चटा दीजिए मधु के साथ, नौशिया वॉमिटिंग ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, आपको मालूम नहीं है। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी बोल रहे हैं कितने टाइम तक अंडुज धारण करना है। वो 15 मिनट से 45 मिनट तक, जितना उसकी कैपेसिटी है। हमें ये पूरा अंदर से थकाना नहीं है, अगर थक जाएगा तो फिर वो करेगा ही नहीं। पेशेंट को बोलना है कि आप जितना देर कर सकते हैं उतना देर करिए, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना वो कर सकता है वो। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, जिसको कोई और भी प्रश्न पूछना है तो आप कभी भी मुझसे डरिए मत, आप मुझसे पूछिए प्रश्न, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और आप लोग को अगर दवाइयाँ भी चाहिए तो आप मुझसे लीजिए दवाइयाँ, लेकिन वो एक शर्त पे दूंगा कि आप पेशेंट से फीस लेंगे। अगर आप पेशेंट से फीस नहीं लेंगे तो मेरी दवाइयाँ ऐसी नहीं है। मैं आप लोगों को अमीर बनते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है ना, सब राज्य वैद्य बने, सबके पास कार हो, और आप लोग का जो है टैलेंट है वो अगर अच्छा मेडिसिन देंगे तभी वो टैलेंट दिखेगा कि हाँ हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है। तो आप लोग को अभी हम संडे को एक वो करने वाले हैं, एक लेक्चर होगा जो ऑफलाइन होगा और जूम पे होगा, कि हम पेशेंट से किस तरह से फीस लें, क्या फीस लें, क्या प्रोटोकॉल रहना चाहिए, कि हम पंचकर्म का कितना चार्ज करें, मिनिमम रिक्वायरमेंट। आप लोगों को मालूम है कि आजकल पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है, नींबू का रेट बढ़ गया है, वेजिटेबल का रेट बढ़ गया है, आटा चावल दाल सबका रेट बढ़ गया है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो क्या करें इस टाइम पे, कैसे चिकित्सा करें, क्योंकि दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, सब आसवरिष्ठ महंगे हो गए, रसकल्प महंगे हो गए, स्वर्णकल्प महंगे हो गए, तो कितना चार्ज करना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इसीलिए संडे को 3 से 4 बजे तक एक हमारा सेशन होने वाला है जूम पे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक दूंगा, फिर आप लोग आइए और हम लोग चर्चा करेंगे। यह चर्चा इसलिए की जा रही है कि हमारा जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसको थोड़ा हम कॉन्फिडेंस दे कि आप फीस लीजिए, और पेशेंट को भी सताना नहीं है, पेशेंट को लूटना नहीं है, लेकिन अपना हक का, अपना मेहनत का, अपना स्किल का हमें कितना लेना चाहिए इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोग के लिए कर रहा हूँ। मेरे को तो मेरे गुरुजी ने सब कुछ दे दिया है, मुझे सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। प्रणाम, नमस्ते।